हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12 के बायोलॉजी का मोस्ट वीविया इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज हम 11 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। चूँकि हम 1 से 10 तक बता चुके हैं, तो जो भी नहीं देखे हैं मैं उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, पहले आज की इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा बायोलॉजी का। अगर इस वीडियो में आप लोग 100 लाइक कंप्लीट करा देते हैं तो एक वीडियो लाऊंगा, उसके बाद उसी वीडियो में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका खत्म करा देंगे, लघुत्तरीय, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिर्फ आपको 100 लाइक कंप्लीट जब करा दीजिएगा तब आपका वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 11 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में विभेद करें। आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में विभेद करें। मैं जितना भी प्रश्न बताता हूँ आपको याद कर लेना, एक भी प्रश्न आपका 2 नंबरा नहीं छूटेगा। देखिए आपको 2 खंड में विभाजित कर लेना है, आहार श्रृंखला और आहार जाल, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखिएगा, पहला लिखिएगा आहार श्रृंखला में लिखिएगा, इसमें भोजन और ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच एक दिशीय या क्रमिक रूप से होता है, ठीक है। इसमें भोजन और ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच एक दिशीय या क्रमिक रूप से होता है। इसमें लिखिएगा, इसमें ऊर्जा का प्रवाह बहुउद्देशीय दिशा में होता है, ठीक है, बहुउद्देशीय दिशा में होता है। अब देखिए, अब इसमें लिखिएगा, दूसरा पॉइंट कहता है यह अस्थाई होता है, यह अस्थाई होता है। 2 नंबर में पूछा जाता है, आप लोग 2 पॉइंट को लिख दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, राइटिंग बैठा कर लिखिए। अगर जिस भी प्रश्न का जवाब अगर आप नहीं जानते हैं तो आप राइटिंग बैठा कर उसी प्रश्न के हिसाब से आप लिख सकते हैं। अगर जो प्रश्न नहीं जानते हैं तब कुछ नंबर दे सकता है, ठीक है आपको। तो 12 नंबर देखिए, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में साधारण अंतर स्पष्ट करें, यानी अंतर लिखना है। तो इसमें भी आपको 2 खंड कर लेना है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। देखिए अब देखिए, इसका पहला लिखिएगा, इसमें एकल जनक भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें एकल जनक भाग लेते हैं। और इसमें लिखिएगा, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। इसमें कितने जनक भाग लेते हैं? 2 जनक भाग लेते हैं। और इस दूसरा लिखिएगा, इसमें उत्पन्न संतति को कलोन कहा जाता है, ठीक है। और लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्या कहा जाता है? कलोन कहा जाता है। इसमें कलोन का निर्माण नहीं होता, इसमें कलोन का निर्माण, लैंगिक जनन में कलोन का निर्माण नहीं होता, ठीक है। और तीसरा देखिए, तीसरा है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। मात्र आपको ये तीनों पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आपको 3 वीडियो प्रत्येक दिन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। सुबह, दोपहर और शाम को 3 वीडियो आपको मिलेगा एक दिन में, ठीक है। देखिए, एंटीबॉडी के कार्यों का वर्णन करें। एंटीबॉडी के कार्यों का वर्णन करिए। आंसर लिखिएगा, पहला, यह शरीर में प्रतिरोधी क्षमता को प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा लिखिएगा, यह रोगाणुओं की निष्क्रिय बनाता है। और तीसरा लिखिएगा, एंटीबॉडी जीवाणुओं द्वारा स्रावित विषाक्त पदार्थ को उदासीन बना देता है। आपको ये तीनों को याद कर लेना। अगर एक याद नहीं भी रहता है 2 भी लिख सकते हैं, इसे 3 लिख दीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर देखिए क्या कहता है, प्रारंभ कूट तथा समापन कूट का वर्णन करें, ठीक है। तो लिखिएगा, डीएनए का वह भाग जहाँ अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ होती है उसे प्रारंभन कूट कहते हैं, यानी कोडोन या कूट कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद करना होगा, सिंपल तरीके से लिखा हूँ सारा प्रश्न, आपको एक भी प्रश्न याद करने में दिक्कतें नहीं आएगी। कहता अब देखिएगा, AUG प्रारंभन कोडोन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रारंभन कूट या कोडोन कौन है? AUG, ठीक है। प्रारंभ होता है AUG, ठीक है, याद रखिएगा। जो मिथियोनिन के लिए विशिष्ट होता है, मिथियोनिन के लिए क्या होता है? विशिष्ट होता है। अब देखिए, समापन कोड आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है यहाँ से, ठीक है। लिखिएगा, डीएनए का वह भाग जहाँ पर कूट लेखन की क्रिया समाप्त होती है, क्या होती है? समाप्त लिखा हुआ है यहाँ पर, समाप्त है, ठीक है। जहाँ समाप्त होती है उसे क्या उसे समापन कोडोन कहते हैं। समापन कोडोन कौन कौन है? UAA, UAG, UGA समापन कोडोन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंपल है। चलिए 15 नंबर देखिए क्या कहता है।
कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आप लिखिएगा हाइड्रोकार्बन, धुआं, अम्लीय वर्षा, 3 आपको दिया रहेगा, उसमें से आपको किन्हीं 2 पर लिखना है। तो मैं तीनों लिख कर लाया हूँ, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन, आंसर में देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखिए, इसका फेफड़ा पर कैंसर जनी प्रभाव होता है। यह प्रकाश के परावैंगनिक घटक के अंतर्गत NO तथा NO2 से संयुक्त होकर अन्य प्रदूषक बनाते हैं जो आंख तथा श्वसन की क्रिया में रुकावट पैदा करते हैं। इतना हाइड्रोकार्बन में लिखना है। उसके बाद देखिए अम्लीय वर्षा है, ठीक है। अम्लीय वर्षा, इसको देखिए अम्लीय वर्षा। देखिए आंसर में लिखिएगा SO2 और NO2 वायुमंडलीय जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करते हैं। यही वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको लिखिएगा धुआं पर, ठीक है। आपको 2 ही लिखना है एग्जाम में। धुआं देखिएगा, यह व्यक्तिगत प्रदूषण है। यह व्यक्तिगत प्रदूषण है। इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन जैसे CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा पोलियोनियम 210 होता है, ठीक है। धुआं में इतना लिख देना है। चलिए अब आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 16 नंबर में कहता है जलीय पौधा तथा मरुद्भिद पौधे में साधारण परिभाषित करें। सिंपल है। अब देखिए क्या कहता है, पहले लिखिएगा आंसर में क्या लिखिएगा, आंसर लिखिएगा वैसे पौधे जो जलीय वातावरण में उगते हैं उसे जलोद्भिद या जलीय पौधा कहते हैं, ठीक है। जैसे सिंघाड़ा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है सिंघाड़ा। अब देखिए अब लिखिएगा लिखिएगा वैसा पर, अगर आप चेंज कर लीजिएगा। अब लिखिएगा वैसा पौधा जो मरुस्थलीय वातावरण में उगते हैं उसे मरुद्भिद पौधा कहते हैं, ठीक है। जैसे नागफनी, बबूल। अब याद रखिएगा जैसे वाला को, ठीक है। ये मरुस्थलीय मरुद्भिद पौधा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए अगला देखिए 17 नंबर। परजीवियों जंतु के हानिकारक कुप्रभावों का, यानी परजीवी जंतु के हानिकारक प्रभावों को लिखना है। तो देखिए आंसर में लिखिएगा वैसे जंतु जिसके शरीर में अतिरिक्त गुणसूत्र या जीन उपस्थित रहता है उसे परजीवी जंतु कहते हैं। इसके प्रभाव देखिए, सिंपल है, आपको याद रखना है, ठीक है। मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब हुआ था, इसीलिए आपको वीडियो 2 प्रोवाइड नहीं पहले हो चुका था, ठीक है। तो अब आपका 3 वीडियो प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब पहला लिखिएगा, अगर आप लोग जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पर मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। देखिए अब लिखिएगा प्रोटीन, इसके द्वारा तैयार किए हुए प्रोटीन तथा एंजाइम से विकृत होने की संभावना होती है। दूसरा लिखिएगा जीन को भी विकृत करता है। तीसरा लिखिएगा जंतु पीड़ाएँ उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए याद कर लेना है। अब 18 नंबर देखिए, टाइफाइड बीमारी का रोगजनक लक्षण, संक्रमण की विधा तथा उपचार के बारे में बताइए। तो देखिए सिंपल है, आंसर में लिखिएगा रोगजनक। सबसे पहले टाइफाइड बीमारी का रोगजनक होता है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, याद रखना है साल्मोनेला टाइफी, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। लक्षण लिखिएगा सिर में दर्द, मानसिक तनाव, पेट में दर्द, बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होना, ठीक है, याद रखिएगा यह इसका लक्षण है। अब संक्रमण की बात करें, देखिए संक्रमण की बात करें तो लिखना है दूषित भोजन एवं पेय पदार्थों के ग्रहण लिखा हुआ, ग्रहण करने से यह जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है। अब इसका उपचार में देखिए, इसका उपचार में लिखिएगा क्या, उबला हुआ पानी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, डाउन सिंड्रोम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डाउन सिंड्रोम पर आंसर लिखिएगा यह बीमारी 21वीं जोड़ी के ट्राइसोमी के कारण होती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति मंदबुद्धि, कद छोटा, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी होती है, ठीक है। सिंपल है। क्लाइनफेल्टर किस तरह है, क्लाइनफेल्टर में थे यहाँ 23वीं, ठीक है, लेकिन यह डाउन सिंड्रोम है। तो डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के ट्राइसोमी के कारण होती है। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47 होती है, ठीक है, याद रखिएगा। इतना है, सिंपल है, एक याद कीजिए और आपको ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर देखिए क्या कहता है, DNA उंगली छापी को परिभाषित करें। अगर इसका आंसर हम लिखना चाहते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो मैं 2 नंबर में पूछवे करता है, आपको अक्षर बिठा कर लिख देना है। आंसर लिखिएगा किसी जीव के मिनी सैटेलाइट के लंबाई में विश्लेषण करना ही DNA उंगली छापी कहलाता है, ठीक है। सिंपल तरीके से मैं लिख दिया, किसी जीव के मिनी सैटेलाइट के लंबाई में विश्लेषण करना ही DNA उंगली छापी कहलाता है, ठीक है। तो 20 प्रश्न को आपको याद कर लेना है। अगर इसमें 100 लाइक कंप्लीट हो जाता है
तो मैं आपका जल्द ही वीडियो, मात्र एक और वीडियो डालूंगा, और जितना भी बायोलॉजी का सब्जेक्टिव होगा 20 से बाहर, जितना भी आएगा वो प्रश्न आपको, अगर जब 100 लाइक कंप्लीट हो जाता है, अगर आज हो जाता है तो हम कल आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।